ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। चलिए 1 MCQ के बाद अब बारी आती है 2 मार्क्स की क्वेश्चन की। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ 4k इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक 30 डिग्री स्क्वायर है सभी का माइनस 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि आपको टेबल वाली सारी वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। जैसे 10 60 होता है √3, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और 10 30 होता है 1/√3। तो सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंपली पुट करना है। अगर मैं पुट करता हूँ 10 60 दैट इज़ √3 और √3 का है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस इधर हो जाएगा 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 30। कोसेक 30 होता है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर 30। अब 10 30 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। क्लियर है, जगह कम है यहाँ पे। और इक्वल्स टू में दे रखा है 4k, ये 2/3 है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, उसके बाद ये बनेगा 3 3 जा 9 माइनस 3 8 जा 24 माइनस 2 एज इट इज़। और इक्वल्स टू में ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा, 3 4 जा 12k। क्लियर है, इसको आगे सोल्व करते हैं। 24 और 2 माइनस का है तो 26 हो जाएगा, 26 माइनस का प्लस 9 तो ये बनेगा माइनस का 17 बाय तो अभी नहीं आएगा इक्वल्स टू 12k। क्लियर है यहाँ तक। देखो 17 और 9 26 होता है, तो यहाँ से आपको तो k निकालना है, तो k का आंसर आ जाएगा -17/12। तो जिस भी बच्चे का वहाँ पर -17/12 आंसर आया है उसका सही है। यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k विल बी इक्वल्स टू -17/12। क्लियर है। देखो इसको सीधा वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो कमेंट कीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, इसका मतलब ये है कि आपको ये रोंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/6 और आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको रोंग की प्रोबेबिलिटी 5/6 दे रखी है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, राइट आंसर की, जैसा कि हमें पता है कि रोंग और राइट अगर मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को मिलाऊंगा तो उनका सम होगा 1। यहाँ पर मुझे रोंग की दे रखी है 5/6, तो राइट के निकालने के लिए 1 माइनस 5/6, तो ये आंसर आएगा 1/6। और इसने मुझे 1/6 जो दिया है वो इक्वल दिया है x/12 के। तो यहाँ से 1/6 इज इक्वल्स टू x/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x का आंसर कितना आएगा 2। तो यहाँ पर ये जो x है इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें और भी दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 644 और 462। आपको बस इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, या आपको जिस भी मेथड से इन दोनों का एलसीएम निकालना आता है आप वो निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो इन दोनों से। क्लियर है। तो देखो इसका एलसीएम मैं कैसे निकालता हूँ, मैं पहले इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ। 644 के 2 से डिवाइड होगा, ये पहले 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पर बचेगा 322, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 322 डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये बचेगा ना। अगर 322 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 161 बचेगा। अब ये क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पर 161 एज इट इज़। ये हो गए इसके फैक्टर। अब 462 के फैक्टर करते हैं। ये बनेगा 2 से होगा सबसे पहले, मल्टीप्लाई ये बचेगा 231 231, और 231 कितने से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 231, 231 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 इंटू 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, फिर 7 से और फिर 11 से। क्लियर है। क्या 11 से हो रहा है, नहीं ये 11 से नहीं हो रहा है, और 7 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 के 21, 161 7 से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर में एक तो 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, और एक 23 आ जाएगा। 23 तो प्राइम नंबर है। तो ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनमें कॉमन को निकालते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन है दोनों में, तो एक तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू ये 2 भी आएगा, कॉमन हो चाहे ना हो। उसके बाद ये 3 आएगा, 3 आने के बाद दोनों में 7 कॉमन है तो 7 को हटा देंगे। उसके बाद 11 और उसके बाद 23। तो इन सब की प्रोडक्ट करके आपको लिखनी है। तो एक बार कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 11, 84 इंटू 11 होगा आपका 11 चौक 44, 11 8 88 और 4 92, और मल्टीप्लाई बाय 23। अगली जो पीडीएफ बनाऊंगा उसमें थोड़ा स्पेस रखेंगे। तो 3 4 जा 12, 3 दूनी 6 और एक 7,
3×27 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो ये बनेगा 2 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो सबसे छोटा नंबर होगा 21252। तो 23 का आंसर होगा 21। मैच कर लेना सभी अपना आंसर 21252। अगर किसी बच्चे का कोई और आंसर आया हुआ है तो कमेंट में लिखेंगे, फिर हम उसको देखते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर HCF इज 11। 2 नंबर्स का रेशो आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ उनका HCF भी आपको दिया हुआ है। आपको बताना क्या है इसमें, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। देखो अगर मुझे 2 नंबर दिए हैं 4:5, तो क्या नंबर्स ये हो सकते हैं, और उनका HCF दे रखा है। अब HCF होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लेते हैं कि 2 नंबर हैं, एक नंबर है 4x और एक नंबर है 5x। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। एलसीएम में क्या होगा, 4 आएगा मल्टीप्लाई 5 आएगा और दोनों में x कॉमन है तो x आएगा। तो एलसीएम बनेगा 4×5 20x। क्लियर है। अगर इन्हीं दोनों का HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 4x और 5x में कॉमन क्या है, x। क्लियर है। और क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो x है ये कितना है, 11, यानी कि x इक्वल टू क्या है, 11। तो आपको दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम क्या था, 20×x। तो सीधा सा निकाल दो 20×11, कितना एलसीएम आ गया, 220। तो ये होगा मेरे पास दोनों का एलसीएम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + kx + 1 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन थी कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था d वो क्या होना चाहिए, 0। और इस d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। बेसिकली इसको 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ से 4x² kx और 1 में a b c की वैल्यू निकालो। a तो है 4, उसके बाद b है यहाँ पर k और c की वैल्यू है 1। तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो। b² यानी कि k² - 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो 4×4×1 16 हो गया। तो यहाँ से आपका जो k² है वो कितना आ गया, 16। अगर k² 16 आ गया तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट यानी कि +-4। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा +-4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया मेरे पास, इसका और दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल y² - 5y + 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा की पावर 4। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो अल्फ़ा की 4 और अल्फ़ा की क्यूब, तो क्या मैं यहाँ से अल्फ़ा क्यूब को बाहर ले सकता हूँ और बीटा क्यूब और बीटा 4 में से बीटा क्यूब को बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस इधर बचेगा बीटा। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों चीज़ें निकाल के सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और पोलिनोमियल मुझे दे रखा है y² - 5y + 3। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ जो कि होता है -b/a, तो b है -5 और माइनस, तो प्लस का 5, a तो 1 है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा अगर निकालता हूँ वो होता है c/a यानी कि 3/1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3। सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। अल्फ़ा बीटा दोनों का क्यूब है तो होल क्यूब होगा, यानी कि आपको 3 का होल क्यूब निकालना है। 3 का होल क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135। तो आपका आंसर आएगा 135। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 25 पे प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। आपको प्रूव करना है कि मान लो ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है जो कि सेंटर से पास होता है ओ से, और डायमीटर के एंड्स पे 2 टेंजेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स है ये पैरेलल है। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। क्लियर है। उसके बाद इनके नाम दे देता हूँ A B, इधर भी सेम ऐसे ही C और D। अब हमें एक थ्योरम पता है। देखो अगर मैं O से लेके Q तक की बात करता हूँ तो OQ रेडियस है और CD टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ। तो हमें पता है कि ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल OQD। एंगल OQD कितने का होगा,
90 डिग्री का। सेम इधर देखेंगे ओ पी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ओ पी ए। सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोनों इक्वल है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ओ पी ए और ओ क्यू डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ, सॉरी क्यों लिख दिया मैंने, ओ क्यू डी एंड एंगल ओ पी ए, ये कौन से एंगल है आपको लिखना है, आर अल्टरनेट एंगल्स। इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे नहीं रखे, इक्वल हमने प्रूव किए हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं तो हमेशा अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं जो कि इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने तरीके से थोड़ा लेंथी बना के प्रूव करना है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब आते हैं 3 मार्क्स पे। तो 3 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया है इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बेसिकली दे रखा है लाइन सेगमेंट है ए और बी, दोनों को जोड़ना है। उसके बाद उसका जो मिड पॉइंट है वो मुझे दे रखा है पी, ठीक है, और पी की कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, और एक और इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपको एक्स वाई बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले तो ए है 3 और 4 और बी है के और 6। तो पहले तो इसके मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या होंगे, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, 3 प्लस के बाई टू। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो x होगा वो होगा 3 प्लस के बाई टू। उसके बाद जो y होगा वो होगा 4 प्लस 6 बाई टू, 4 प्लस 6 बाई टू, यानी कि तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 प्लस के बाई टू। ये आ गया मेरे पास p पॉइंट। क्लियर है। अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 दिया है, ये -10 अगर उधर जाएगा जीरो के पास तो +10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई 10 दिया है और मुझे y की वैल्यू पता है 5 है। तो क्या मैं यहाँ से x निकाल सकता हूँ, सॉरी हाँ x निकाल सकता हूँ 10, y की वैल्यू 5, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि 10 माइनस वाई हो जाएगा, तो x भी मेरे पास कितना आ जाएगा 5। अब आपके पास x है, आपके पास y है, दोनों चीज़ें हैं। तो इस x को मैं क्या यहाँ पे पुट करके k का आंसर निकाल सकता हूँ। ये बनेगा x की जगह पर 5 पुट करना है, इक्वल्स टू 3 प्लस के बाई टू। तो 5 इंटू 2 10 और 10 माइनस 3 7। तो यहाँ पर k का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके और पार्ट को देखते हैं। और में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। आपको बताना है उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। देखो मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये एक लाइन है, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपके पास 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। देखो 4 इक्वल पार्ट हो गए, एक ये रहा, 2 3 4, चारों इक्वल पार्ट्स दिए हैं। इनके नाम कुछ भी सोच लेते हैं, सी डी ई। अब देखो सभी का रेशो 1 होगा, 1:1:1:1, क्योंकि चारों इक्वल पार्ट्स हैं। आपको इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जैसे देखो अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी पॉइंट के, ए और बी के तो मुझे पता है, लिख देता हूँ यहाँ पर। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। जैसे मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो रेशो हो जाएगा 1 और देखो 1 2 3 पूरा यहाँ तक बी तक रेशो हो जाएगा 3, यानी कि आपको 1:3 लेके सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसके बाद जब डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डी यहाँ पर ऐसे मिड पॉइंट काम करेगा। देखो जब आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपके पास रेशो हो जाएगा, जो हमारे पास m/n होता है वो हो जाएगा 1:3। जब आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डी आपको मिड पॉइंट की तरह लेना है। इसमें x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। उसके बाद बारी आती है जब आपको ई पॉइंट निकालना है, तो ई पॉइंट से पहले रेशो आपको लेना पड़ेगा 3:1, क्योंकि देखो ई के इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 3। क्लियर है। तो इन 3 रेशो से आपको निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n, और अगर y निकालना होता है तो x2 की जगह पर y2 और x1 की जगह पर y1। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखो a के कोऑर्डिनेट है x1 y1
और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास, रेशो भी है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं। आपको सिंपली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्लियर है? देखो जैसे मान लो सी के निकाल के दिखा देता हूँ मैं, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो सी में m/n है 1/3, तो मुझे करना है 1 × x2 यानी कि 1 × 2 प्लस n × x1 यानी कि 3 × -2 अपोन में m + n जो कि हो जाएगा 1 + 3 4। तो ये बनेगा 2 - 6/4। तो 6 में से 2 गया -4/4, तो कट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1। क्लियर है? सी का x1 जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका y और d पॉइंट और e पॉइंट सारे निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे 27 क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। 26 का जो बी पार्ट था, ये वैसे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट इन्होंने 3 में दिया है। जिसको ए पार्ट अच्छे से आता था उसके लिए ठीक है, टाइम बचेगा। इसमें टाइम भी लगेगा और थोड़ा लेंदी भी है और गलती होने के चांस भी हैं। कोऑर्डिनेट मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए, 3-4 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। MCQ में थे 2 क्वेश्चन तो, और 2 यहाँ पर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया। ये वाली स्टेटमेंट देखें कि आपको गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक बार और आया है क्वेश्चन ऐसे ही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट करके चलेंगे। लेट जो गिवन नंबर है 5√3 + 2/3 बी ए रैशनल नंबर। देखो इसको पहले एक रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। अब रैशनल नंबर की एक पहचान होती है जो हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो p/q के इक्वल होता है, यानी कि उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये नंबर दे रखा है इज इक्वल्स टू हो जाएगा p/q। क्लियर है? कोई कंडीशन कोमा लगा के लिखेंगे कि q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ तो मुझे हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है? अब मैं देखो ये जो 2/3 है इसको p/q के पास ले जाता हूँ, तो इधर तो बचेगा 5√3 इक्वल्स टू में बनेगा p/q, और ये जो 2/3 था ये हो जाएगा माइनस। देखो p/q रैशनल था, 2/3 रैशनल था। अगर रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो भी रैशनल बचेगा, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, रैशनल नंबर। अब √3 को यहीं पे रखो और 5 को उधर ले जाओ, तो 5 क्या बन जाएगा 1/5 p/q माइनस 2/3। देखो ये पूरा ब्रैकेट आपके सामने रैशनल नंबर था। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे जो कि एक रैशनल नंबर है तो भी रैशनल रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि रैशनल में रैशनल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रैशनल ही रहेगा। बट लेफ्ट में क्या बचा √3, और √3 को इन्होंने क्या बोला है इर्रेशनल। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट में तो आ गया इर्रेशनल और राइट में आ गया रैशनल, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद लिखेंगे हैंस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एन इरेशनल नंबर विल बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, दैट्स वाई 5√3 + 2/3 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है? ये आपको प्रूव करना था। सीधा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 28 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है प्रूव करो सीकेंट a - 1 और अपोन में दिस वन सीकेंट a + 1। देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले वाले पार्ट में सीधा सीधा रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना क्या होता है कि जो नीचे नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। यहाँ पे है सीकेंट a + 1, ऊपर जाएगा तो सीकेंट a - 1, सीकेंट a - 1। सीकेंट a - 1 पहले से दे रखा है तो ऊपर बनेगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंट ऑफ a - 1 का होल स्क्वायर, अपोन में बनेगा a + b a - b। ठीक है? इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखो इधर ये बनेगा सीकेंट ऑफ a - 1 का होल स्क्वायर, और इसके अपोन में बनेगा a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? प्लस में जो मुझे दे रखा है यहाँ पर बस साइन चेंज हो जाएगा, वही चीज़ें होंगी क्योंकि नीचे प्लस है, माइनस है, अब की बार ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा सीकेंट a + 1 का होल स्क्वायर अपोन में सीकेंट स्क्वायर a - 1। ठीक है? अब देखो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और नीचे सीकेंट स्क्वायर a - 1 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा। तो बेसिकली आपके पास जो टर्म बचेगी ना वो मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास बचेगा सीकेंट a - 1/10a प्लस में इधर बचेगा सीकेंट a + 1/10। क्लियर है? यहाँ से 10a को एलसीएम ले लेंगे तो सीकेंट a - 1 प्लस सीकेंट a + 1, तो -1 से +1 कटेगा। बेसिकली इधर बचेगा 2 सीकेंट a/10a।
अब आपको करना क्या है कि सीकेंट ए को 1/cos और 10 को sin बाय कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2/sin a। इधर लिख देता हूँ 2/sin a, और 2/sin a को आप क्या लिख सकते हैं 2 कोसिकेंट a, और यही आपको RHS दे रखी थी 2 कोसिकेंट a। क्लियर है। देखो मैंने जो स्टेप्स बताए, मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से करेंगे, या फिर आपको अपना आंसर मैच करना है तो आप अपना आंसर मैच कर पाएंगे कि हाँ मेरा आंसर ठीक निकला या नहीं निकला। क्लियर है। तो अगर आप, क्योंकि मैंने इसमें लगभग चीज़ें सारी ही बता दी हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या क्या ट्रिक उसमें लगानी है, बट सोल्व आपको वो खुद से करना है। इसका और पार्ट देखेंगे अभी। इसमें बोला है कि प्रूव करो, इसमें बोला गया है प्रूव करो 1/cos a माइनस कोस ए 1/sin a माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कोट ए। देखो ये थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं या तो आप RHS को लेके सोल्व करें, या फिर आप LHS में जो मुझे जो कुछ भी दे रखा है इन सबको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद काफ़ी सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर जो कोस दे रखा है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कोस ए आएगा, और इधर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसके अपोन में आएगा कोस ए, पहला ब्रैकेट। अगर दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम लोगे तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपोन में बचेगा साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपोन में कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे पास होता है कोस स्क्वायर ए, और अपोन में साइन ए। देखो साइन ए से स्क्वायर कट जाएगा, कोस ए से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा कोस ए और साइन ए। देखो साइन ए और कोस ए बचा हमारे पास, तो LHS हमारे पास सोल्व होकर आ गई है साइन ए कोस ए। इससे आगे इसको फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता। अब आपको RHS को सोल्व करना है। ये है tan ए, ये है कोट ए, तो tan साइन बाई कोस और ये कोस बाय साइन, तो यहाँ पर बनेगा 1 बाई, देखो साइन बाई कोस कोस बाय साइन, जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो बनेगा साइन ए और कोस ए, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और ये बनेगा 1 अपॉन साइन ए कोस ए। जब इसको वापस से आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा साइन ए और कोस ए, और यही हमने LHS निकाली थी। तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों चीज़ें सोल्व करनी पड़ेंगी, LHS भी और RHS भी, तभी आपका आंसर आएगा। आगे देखते हैं 29th। ये तो सिंपल लग रहा है। एक कोर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोर्ड है किसी सर्कल के पास, और उस सर्कल की हमें दे दी है रेडियस। कोड के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ रेडियस के बारे में बताया गया कि वो 10 सेंटीमीटर। सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एक ही निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से माइनर सेक्टर का एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है। क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये 9 चौक 36, 4 से कटेगा, इसको इससे काट देंगे तो ये आएगा 25 पाई। 25 पाई आया माइनर सेक्टर का एरिया, ना कि माइनर सेगमेंट का। अब आपको माइनर सेगमेंट का निकालना है। माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए। यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस होगा जो कोड होगी, तो कोड की नीड तो मुझे है नहीं। बाकी दोनों क्या होंगी, रेडियस। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस तो लेना नहीं है। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 50। ठीक है, आप सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मुझे तो चाहिए था सेगमेंट का एरिया, वो जाएगा 25 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14 माइनस ट्रायंगल का एरिया 50, तो 25 चौका 100, 10, 25 एकम 25 और 10 35, 3 25 या 75 और 3 78, 78.5 माइनस 50, तो ये बनेगा 8, 7 में से 5 गया 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास सेगमेंट का एरिया। क्लियर है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सीधा क्वेश्चन था, सेगमेंट का एरिया निकालना था, सेक्टर का निकालेंगे, सेक्टर का निकालने के बाद ट्रायंगल का निकालेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो ये एक बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइपोटेनस। कोड की इसमें कोई नीड ही नहीं थी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दे रखा है 3
अनबाइस्ड कॉइन्स आर टू साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये देखो 3 कॉइन उछाले गए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखो इसको सारे केसेस बनाने के लिए पहले उसको उछालूंगा तो टेल या हेड, इनमें से कुछ आएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे टेल हो सकता है और यहाँ पे हेड हो सकता है। सेम इसके साथ होगा कि या तो टेल हो सकता है या हेड हो सकता है। थर्ड टाइम पे फिर से यही होगा कि या तो टेल या हेड, इसके साथ भी या तो टेल या हेड। फिर यहाँ पर सेम होगा या तो टेल या हेड, यहाँ पर भी या तो टेल या हेड। अब बेसिकली ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इससे आप है ना सारे केसेस लिख सकते हो कि कौन कौन से केसेस होंगे। जैसे पहला होगा टेल टेल टेल, तो पहला केस हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए। दूसरे केस में टेल टेल हेड, तो दूसरा केस हो सकता है कि पहले दोनों पे टेल आए फिर हेड आ जाए। तीसरे में टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। चौथे केसेस में, फोर्थ केस में टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। पांचवा केस होगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। छठा होगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। सातवां केस होगा हेड हेड टेल, और लास्ट केस होगा तीनों हेड। ये मैंने आपको ट्री इसलिए सिखाया ताकि आप पेपर में भी इस चीज़ को बनाना सीख लो। अब जो आपसे पूछा है आप वो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे पहला उसने पूछा, देखो एक तो टोटल आउटकम आपको पता लगे कि टोटल आउटकम मेरे पास 8 होंगे। पहला आपको निकालना है एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा। सिर्फ 3 केस हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए एक से ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनेगी 7/8। या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो। एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं। तो इसमें बस इस केस को छोड़ना है। ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 से कम है, ये 2 हैं, ये 2 से कम है, ये 2 से कम है, ये तो बिल्कुल 0 है। तो तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी भी होगी 7/8। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं 21st की तरफ, 31st की तरफ। 31st में दिया है इन द गिवन फिगर पी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, ए ओ बी इज द डायमीटर विच व्हेन एक्सटेंडेड टू द टेंजेंट एट पी फाइंड द एंगल दिस एंड दिस। देखो ये डायग्राम हम लेके चलेंगे, नीचे वाला इसमें बहुत सारी कटिंग हो चुकी है। इसने बोला है ए ओ बी डायमीटर है। ये देखो ये ए ओ बी डायमीटर है, तो हमें पता है कि डायमीटर से सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल इतना, ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद बोला है पी सी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये पी सी एक टेंजेंट है, ओ सी एक रेडियस है। देखो ओ सी एक रेडियस है, तो इनके बीच में टेंजेंट और रेडियस के बीच में भी बना एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। समझ आ रही बात यहाँ तक? उसके बाद हमें बोला गया है फाइंड एंगल सी बी ए इफ एंगल पी सी ए 110 डिग्री। तो पी सी ए मतलब ये पूरा एंगल, ये दिया है 110 डिग्री। अब देखो आप क्या क्या निकाल सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये पूरा 110 है, तो ये कितने का बचा, अंदर वाला 20 डिग्री, ये वाला 20 डिग्री बचा। क्लियर है? अब ये पूरा 90 है, इतना 20 है, तो ये वाला कितना बचा भाई, ये बचा 70 डिग्री। समझ आ रही है बात? अब देखो इसने पूछा क्या है, सी बी ए, एक तो ये निकालना है आपको। दूसरा निकालना है बी सी ओ, बी सी ओ। देखो बी सी ओ तो मैं निकाल चुका हूँ जो कि है 70 डिग्री, तो ये तो हो गया 70 डिग्री। अब बात रहती है इसकी सी बी ओ की। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ओ सी और ओ ए दोनों रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगी। और किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 20 है तो ये भी कितने का बचेगा, 20 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 20 है तो ये भी 20 बचेगा। अब मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो ये तीसरा क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, देखो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 90 हो गया। ये 20 है तो ये भी कितने का बचेगा, 70 डिग्री का, क्योंकि तीनों का सम 90 होना चाहिए। तो बी सी ओ भी 70 डिग्री और सी बी ए भी मेरे पास क्या होगा, 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था इसको, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना।